अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। भारत सरकार द्वारा किसान के हित में लागू की गई नई फसल बीमा योजना पर जानकारी। अपने स्तर पर किसान कैसे करें रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता जांच। आज के समय में कृषि आदानों की बढ़ती लागत के कारण खेती करना महंगा होता जा रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इन फसलों की खेती में लागत खर्च अधिक होने के बावजूद भी कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा, पाला और ओलावृष्टि आदि के कारण फसलों को भारी नुकसान हो जाता है और ऐसी स्थिति में किसान कुछ भी कर पाने के लायक नहीं रहते हैं। इसी समस्या को देखते हुए किसानों के हित में नई फसल बीमा योजना लागू की गई है, जो कि हर तरह की प्राकृतिक आपदा में भी किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी। तो क्या है नई फसल बीमा योजना, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमाकांत सिंह। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमारे हर किसान खुशहाल रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए उन्होंने जो एक नया योजना शुरू किया गया है जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम दिया गया है। इस योजना में सबसे बड़ी बात यह है कि किसान जो भी अपने पहले की योजनाओं में प्रीमियम अधिक देते थे, इसमें उनको कम से कम प्रीमियम में इस योजना का लाभ मिलेगा। जैसे अगर उनके पास खरीफ वाली फसल जो जुलाई 2016 से शुरू होने जा रही है, इस योजना में उनको खरीफ में प्रीमियम के दौर पर किसानों से 2% लिया जाएगा और रबी में 1.5% लिया जाएगा। साथ ही इस योजना में एक बहुत अच्छी और नई पहल की गई है कि जो मसाला वर्गीय फसलें हैं, जो बागवानी फसलें हैं, इस फसल पर भी उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है, लेकिन किसानों से इस पर 5% लिया किसानों के द्वारा देय होगा। शेष राशि जो 8% भारत सरकार के द्वारा देय होगा और 8% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देय होगा। इसमें ये एक योजना पूरा भारतवर्ष में लागू की गई है। हर तरह के जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भी हमारे राज्य हैं, सभी राज्यों को इसमें समाहित किया गया है। इस योजना में जो खरीफ वाली जो फसल है, जैसे धान हुआ, रबी की फसल जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, इसके अलावा जो जायद की फसलें हैं, सबको इसमें समाहित किया गया है। किसान भाइयों, जैसे कि आप 1 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती करना चाहते हैं तो उससे औसत उपज लगभग 40 क्विंटल मिली, जिसे 1500 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार भाव से बेचने पर किसान को कुल आय 60,000 रुपए मिलेगी। इस तरह आपको 1 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की फसल का बीमा कराने पर 1.5% यानी कि 900 रुपए प्रीमियम देनी पड़ेगी। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सबसे पहला जो है उपज जो नुकसान के आधार पर इनको दिया जाएगा। जैसे इस योजना में अगर तूफान आ गया, ओला पड़ने लगे, बवंडर आ गया, पानी भर गया, इस वजह से जो नुकसान होता है उसको इसमें समाहित किया गया है। साथ ही इसमें एक संरक्षित बुआई के आधार पर किया गया है, जिसमें किसान भाई अगर बीज की खेत में जुताई कर दिए, खेत की तैयारी कर दिए, बीज की बुआई कर दिए,
पुनः मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से अगर उसमें उत्पादन सही नहीं ले पाए, बीज का जर्मिनेशन नहीं हो पाया, उस स्थिति में भी उनको 25% अनुदान का 25% इसे मुआवजा उनको दे होगा। और इसमें एक नई पहल ये की गई है कि फसल कटाई के बाद अगर किसान भाई हमारे खलिहान में लेकर जाते हैं और खलिहान में ले जाने के बाद अगर बारिश हो गई, दाना हमारा ख़राब हो गया, उसका जल भराव की वजह से नुकसान हो गया, या किसी कारणों से खलिहान में आग लग गया जो मानवकृत नहीं हो, यानी प्राकृतिक रूप से अगर आग लग गया, तो इस योजना में उस किसान को जो अपना बीमा करवाया हुआ है उसको इसका पूरा मुआवजा दे होगा। इस योजना का लाभ किसान को देने के लिए सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा पहल किया गया है। इसमें इस योजना को लाभ लेने के लिए केसीसी एक जो किसान हमारे अपना केसीसी खुलवाते हैं, उस केसीसी के माध्यम से ही उनका पैसा काट करके उस कंपनी को दे दिया जाएगा। साथ ही जिस किसान भाई के पास हमारा केसीसी अकाउंट नंबर नहीं है, उनके पास अगर उनका अपना सामान्य खाता है तो उस खाते के माध्यम से भी अपना इसके जो भी प्रीमियम होगी वो बैंक द्वारा उस कंपनी को दे दिया जाएगा। साथ ही इस योजना में अगर पहले की योजनाओं में क्या होता था कि अगर पूरा समूह जब किसान प्रभावित होता था उसके बाद उसको उसके अनुदान उसका मुआवजा मिलता था, लेकिन इसमें क्या है कि अगर किसी भी किसान का जो बीमा करवाया हुआ है, अगर एक गेहूं का, धान का या किसी तरह का फसल प्रभावित हो गया तो उस स्थिति में एक किसान अपना मोबाइल से फ़ोटो खींच करके और अपलोड कर देगा। कहाँ अपलोड करेगा? agriinsurance.gov.in पर आप फ़ोटो अपना अपलोड कर देगा। उस अपलोड करने के बाद उसका मुआवजा जो है, सरकार का ये काम होगा कि 14 दिन के अंदर उस अमुक किसान को अगर सही स्थिति में है तो उसको मुआवजा दिया जाए। साथ ही इसमें जिले स्तर पर एक कमेटी का निर्धारण होगा और जिले स्तर पर जो कमेटी बनेगी वो ये तय करेगी कि किसान अगर बटाईदार किसान है, अगर खेती नहीं कर रहा है, किसी लीज पर लेकर खेती कर रहा है, उसको उसका प्रीमियम उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस स्थिति में उसको जिले स्तर पर जो कमेटी बनेगी और उस कमेटी के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि अमुक आदमी ही बटाई से खेती कर रहा है। इस तरह से उनको मुआवजा बटाई धारक को भी इसमें दे होगा। और इस योजना में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें इकाई के रूप में गांव को लिया गया है, नया पंचायत को लिया गया है, न कि जिला को लिया गया है। यानी कि गांव स्तर पर, नया पंचायत स्तर पर कोई किसान प्रभावित होता है तो इस योजना के द्वारा अपना फ़ोटो अपलोड करके उसका पूरी तरह से लाभ ले सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कार्यक्रम में आगे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, कृषि के मुख्य आदानों की अगर बात करें तो उनमें रासायनिक उर्वरकों की चर्चा सबसे पहले होती है, क्योंकि इन्हीं उर्वरकों से पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। लिहाजा किसान इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी फसल में इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी उचित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद भी फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिलता। तो किसान भाइयों, हम आपको यहाँ बता दें कि अगर आपने सही बीज, फसल की उचित देखरेख और उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग किया है और तब ऐसी स्थिति आती है तो ये समझ जाइए कि आपके उर्वरकों में मिलावट की गई है। और इसीलिए ऐसे मिलावटी उर्वरकों से बचने के लिए आपको उर्वरक खरीदते समय इनकी शुद्धता की जांच करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे उर्वरकों की शुद्धता जांची जाए। तो आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं जिला कटिहार के डॉक्टर अरुण कुमार झा से। ये खाद में जो मिलावट की जाती है उसकी पहचान क्या किसान अपने स्तर से कर सकते हैं? तो अब प्रश्न मैं एक एक करके बताता हूं कि यूरिया का पता आप कैसे करेंगे। देखिए, यूरिया को यदि आप देखेंगे तो यह सफेद रंग का
गोल, दानेदार, चमकदार आपको दाना होगा। और पहचानने के लिए कि सही है कि नहीं, इसको आप थोड़ा से पानी में घोलें। यदि आप पानी में घोलते हैं और यह आसानी से घुल जाता है, और घुलने के बाद यदि कांच के बर्तन में आपने घोला है तो छुएं इसको, इस बर्तन को, इस कांच के गिलास को छुएं, और यदि ठंडा महसूस होता है तो यह इंगित करता है कि आपका यूरिया ठीक ठाक। और यदि कंफर्म होना चाहते हैं तो इस यूरिया को आप गर्म तवे पर रखें। तो गर्म तवे पर रखेंगे तो टोटल का टोटल जितना यूरिया है यह आपको बिल्कुल उड़ जाएगा, आपके तवे पर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब कि आपका यूरिया बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात पर आते हैं, वह है डीएपी। देखिए, डीएपी की कीमत ज्यादा होती है, एसएसपी की कीमत कम होती है। तो एसएसपी को मिला देता है डीएपी में। तो इसकी पहचान आप कैसे करें? तो डीएपी की पहली पहचान तो यह है कि आप इसको नाखून से तोड़िएगा तो वह उतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो डीएपी एक तो टूटा नहीं। दूसरी जो बात है कि जो सुरती जैसे खाते हैं, तम्बाकू जैसे रगड़ते हैं, वैसे ही यदि आप अपनी तलहटी पर इस डीएपी के दाना को लें और उसमें थोड़ा सा चूना मिला दें और चूना मिला करके रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद आप इसे सूंघें तो इसमें बड़ा ही बेकार ढंग का गंध आता है। खास करके जो कोई यूरिनल वगैरह वगैरह, जो म्युनिसिपैलिटी वाला यूरिनल खास करके कह लीजिए, उसमें जो बदबू आता है उसी टाइप का यहाँ पर आपको बदबू आएगा, बहुत मतलब खराब बदबू आएगा। यदि खराब आवे तो समझिए सही है, क्योंकि यह गंध यह बताता है कि आपका डीएपी सही है। और तीसरी बात यह कि इस डीएपी के दाने को आप गर्म तवे पर रखें तो आप देखेंगे कि यह दाने का आकार बढ़ जाएगा। जितना उसका आकार था उससे वह बड़े आकार का बन जाता है। यह इंगित करता है कि आपका डीएपी बिल्कुल सही है। और यदि ऐसा नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका डीएपी गड़बड़ है। अब तीसरी बात पर आते हैं, तीसरे उर्वरक पर आते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट पर। यदि सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात आप करें तो सिंगल सुपर फॉस्फेट को आप नाखून से तोड़ेंगे तो बड़ी ही आसानी से टूट जाएगा। और दूसरी बात कि यदि आप इसको तवे पर रखेंगे तो इसका आकार नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यह समझ लीजिए कि सिंगल सुपर फॉस्फेट है और इसमें चूंकि मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें मिलावट सामान्यतः कम करते हैं। अब चौथी बात आती है म्यूरेट ऑफ पोटाश, यानी वो जो लाल रंग की खाद है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो आप देखेंगे ये लाल रंग की खाद को यदि आप अपने हाथ पर रखें और पानी उस पर डालें तो देखेंगे कि इसका दाना दाना अलग हो जाएगा, वो चिपकेगा नहीं दाना। दूसरी बात, यदि इसको आप पानी में डाल दीजिए तो जो लाल वाला भाग है वो ऊपर आ जाएगा और जो दूसरा वाला भाग है वह नीचे बैठ जाएगा। यह बिल्कुल इस ढंग से अलग हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश सही है। अंत में मैं बात करना चाहता हूं जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट को सही जांचने के लिए एक काम आप कर सकते हैं कि डीएपी का घोल बनाइए और डीएपी के घोल में आप जिंक सल्फेट का घोल एक अलग बर्तन में बनाइए। तो जब डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट का घोल डालेंगे तो ऐसी स्थिति में इसमें थक्का थक्का करके आपको यदि बने तो समझिए आपका जिंक सल्फेट ठीक ठाक है। और ऐसा यदि नहीं आपका थक्का बनता है तो इसका मतलब कि वह गड़बड़ है। तो वह थक्का जैसा बन जाता है। वैसे तो कॉस्टिक पोटाश से भी आप कर सकते हैं, हालांकि कुछ किसान के पास रहता है, किसी के पास नहीं। तो ये जो कॉस्टिक सोडा है उसका यदि एक पतला घोल बनाइए, एक गहरा घोल बनाइए। यदि पतला घोल हम बनाते हैं और वह उस घोल में यदि डालें तो पहले थोड़ा सा अवक्षेप बनेगा मटमैला, और फिर यदि गाढ़ा वाला इसमें डाल दें तो वह जो माड़ जैसा बना था अवक्षेप वह खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका जिंक सल्फेट सही है। तो ये इस प्रकार से आप इन सारे उर्वरकों के विषय में एक प्राइमरी जानकारी ले सकते हैं कि सही है कि नहीं, और उस नमूना को आप पैक करवा करके कोई भी जो लेबोरेटरी है वहां पर भी टेस्ट करके बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। गुलाब एक सुगंधित फूल है जिसकी बाजार में हमेशा मांग रहती है, चाहे वो कट फ्लावर के रूप में हो या फिर फूल उत्पादन के रूप में।
लेकिन इसके खुले वातावरण में खेती करने पर इससे न तो अच्छी क्वालिटी का फूल की प्राप्ति होती है और न ही आशातीत उपज की। इसीलिए इसे पॉली हाउस में नियंत्रित वातावरण में लगाना उचित रहता है। तो किसान भाई पॉली हाउस में कट फ्लावर गुलाब की खेती किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वाईसी गुप्ता। किसान भाइयों, आज आपके साथ पॉली हाउस में फूलों की खेती कैसे हो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, विशेषकर गुलाब में। आपको एक पॉली हाउस जो लगभग 1000 स्क्वायर मीटर का कम से कम एरिया हो, इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतनी ही लागत आपकी कम आएगी। जब आपका पॉली हाउस तैयार हो जाएगा तो आपने 1-1 मीटर चौड़ी और लंबाई जितने पॉली हाउस की है उतनी ही हम उसको पट्टियाँ बना देते हैं और इन पट्टियों को लगभग 30 सेंटीमीटर तक गहरा खोदते हैं और 2 पट्टियों के बीच में हमने 1.5 फुट की खाई बना रखी है। सर्दियों और गर्मियों में जो पौधों की जड़ें होती है बाहर निकलती हैं, उनको एरिएशन अच्छा मिलता है और साल्ट जो हम इसमें खाद देते हैं वो कई बार जम जाता है, तो इसलिए हम इन पट्टियों में खूब जोर से पानी देते हैं। उस पानी के कारण से ये सारी लीच आउट हो जाती है, तो इसका भी एक अपने आप में महत्व है। और दूसरा, जब आपकी ये पट्टियाँ तैयार हो जाए, खेत तैयार हो जाए, इसमें 2 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग कोकोपीट, और इसी में हमने ट्राइकोडर्मा हर्जियानम जो कि कीड़ों को या मकोड़ों को बीमारियों को रोकता है उसको मिलाया हुआ है। 1 किलोग्राम में लगभग 1 ग्राम। जब ये मिला देते हैं तो हमने इसको अप्रैल महीने में 1 स्क्वायर मीटर में 9 पौधे लगाए हैं। और जैसा कि आपको फसलों की ग्रोथ से ही पता लग रहा है कि ये यहाँ का वातावरण गुलाब के लिए बहुत लाभदायक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम गुलाब के लिए अत्यंत उपयुक्त पाया गया है। 65% से 75% आर्द्रता गुलाब के लिए चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आर्द्रता होगी तो आपको इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू आ जाएगा, कम होगी तो इसके अंदर ड्राई आपको माइट आएगी, रेड स्पाइडर माइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपके पास टेम्परेचर रीडिंग करने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए यंत्र होना जरूरी है, जो कि आपको बड़े कम दाम में मिल जाता है। और साथ में लाइट इंटेंसिटी को मापने के लिए लाइट मीटर भी होना चाहिए। तो इसके अंदर पॉली हाउस पर हमने रिफ्लेक्टर शेड नेट लगाए हैं, जो कि गर्मियों में लगाए जाते हैं, फैला देते हैं, जिससे कि अंदर का वातावरण ठंडा सा रहता है। और इनके अंदर हमने ड्रिप द्वारा इनमें पानी दिया जाता है और ड्रिप द्वारा ही फर्टिगेशन की जाती है। अब हम क्या करते हैं कि हर हफ्ते इसके अंदर जो हम ऑटोमाइज्ड तरीके से, कंप्यूटराइज्ड तरीके से इसके अंदर खाद दी जाती है। हर दिन हम 5 बार इसमें खाद मिलाते हैं 2-2 घंटे के बाद, और इसमें लगभग 1000 लीटर पानी इस पॉली हाउस में प्रतिदिन दिया जाता है। और इस तरह से अगर आप केयर करते हैं तो आपको गुलाब की फसल जो कि इस टाइप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की खड़ी हुई है ऐसे ही मिलेगी। जब आपके पौधे लगभग 40 दिन के हो जाते हैं उसके बाद हम फर्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और पौधों को हमने लगभग 8 महीने के बाद फूल लेना स्टार्ट किया है। अब ये जो फूल है वर्ष में हर 35 दिन के बाद इसमें आते रहेंगे। इन फूलों को हार्वेस्ट करते हैं, उसकी एक विशेष अवस्था है जब फूल कम खिला होता है, काटने के बाद उनको पानी की बाल्टियों में रख दिया जाता है। उसके बाद हम इसको ग्रेडिंग पैकिंग हॉल से ले जाते हुए प्री कूल चैम्बर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 घंटे के लिए रखते हैं। फिर इन फूलों को वापस उन बाल्टियों में हम ग्रेडिंग पैकिंग हॉल में ला जाते हैं, जिसमें 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर की डंडियों के अनुसार इनको ABC ग्रेड के अनुसार बांट दिया जाता है और इनकी बंचिंग की जाती है। एक बंच में लगभग 20 स्टेम होते हैं और इनको जैसे ही बंच बन जाते हैं, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है कोल्ड स्टोर में रख देते हैं, अगर डिमांड है तो उनको डब्बा बंदी करके वातानुकूलित वाहन द्वारा मंडियों में भेजा जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला कटिहार के कृषक हुक्मचंद कुशवाहा ने।
इनकी मिर्ची की फसल में चुर्रा मुर्रा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है या इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो हुकमचंद कुशवाहा जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इसकी फसल इस समय खेतों में लगी हुई है और इस समय कुछ उसमें सावधानियां और देखभाल की आवश्यकता है। सबसे पहले किसान भाइयों, चूंकि मौसम में अभी बदलाव परिवर्तन आ रहा है तो इस समय हमें देखने में आता है कि चौड़ा मोड़ा जो बीमारी होती है ये मिर्ची की फसल में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हम के लिए अपन को क्या करना है कि जब भी इस मिर्ची की फसल में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे पौधों को निकाल कर जमीन में गड़ा दें जिससे स्वस्थ पौधों पर इस रोग का प्रसार नहीं हो सके। किसान भाइयों, अब बात करेंगे इसके नियंत्रण की और इसके नियंत्रण के लिए हमें रोग का वाहक जो कि सफेद मक्खी है उसका नियंत्रण करना पड़ता है और इसके लिए हम सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए थायोमिथॉक्साम नामक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 5 ग्राम मात्रा 15 लीटर का जो हमारा पंप होता है, नैपसेक स्प्रेयर होता है, उसमें मिलाकर छिड़क सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें दूसरे छिड़काव की जरूरत पड़ती है तो उसमें इमिडाक्लोप्रिड नामक जो रसायन आता है, तरल रसायन होता है 17.8% सांद्रता वाला, इसका प्रयोग 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर हम इसका छिड़काव करें। जो दूसरी इस समय जो मिर्ची की फसल में समस्याएं देखने में आ रही हैं वो आती है, इसमें एक प्रकार का भूरा धब्बा, काला सा रंग का धब्बा मिर्ची की फसल पे पत्तियों पर सर्वप्रथम दिखाई देता है। नियंत्रण की बात करते हैं तो इसके लिए हम फफूंदनाशी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। फफूंदनाशी दवाइयों में हम थायोफिनेट मिथाइल जो कि बाजार में आराम से मिल जाती है, इसका 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट की रोकथाम पर जानकारी। अच्छे फलन हेतु कैसे करें अमरूद के बाग में रोगों की रोकथाम। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।